नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार बता दीजिए आवाज़ वगैरह सब ठीक ठाक है तो बात शुरू करते हैं अपन बिना कोई देरी किए हुए। नमस्कार। मस्त रहिए सब। हम्म, मैं बढ़िया हूँ एकदम। वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार। चलो बात शुरू करते हैं अपन। कल की बात को आगे बढ़ाते हैं और कल हमने जहाँ से छोड़ा था उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? वायु दाब क्या होता है, इसका मापन कैसे किया जाता है, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और वायु दाब की प्रवणता क्या होती है। इन चार चीज़ों के बारे में हमने कल बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कि पूरी पृथ्वी पर वायु दाब भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न क्यों है ये भी हमने देखा था। और इन वायु दाब की भिन्नता के कारण पूरी पृथ्वी को 7 वायुदाब की पेटियों में विभाजित किया गया है। इन पेटियों को दो मोटे तौर पे उसके निर्माण के आधार पे हम बांट देते हैं। कुछ ऐसी पेटियां हैं जो तापमान के कारण बनी है, उन्हें हम तापजन्य पेटियां कहते हैं। कुछ ऐसी पेटियां हैं जिनका तापमान से सीधा कोई संबंध नहीं है, दूसरे कारणों से बनी, उन्हें हम गतिक जन्य पेटियां बोलते हैं। तापजन्य पेटियों में फिर दो पेटियां आ जाती है, एक भूमध्य सागरीय और ध्रुवीय पेटी। ये दो आ जाती है तापजन्य पेटियों में। दो ध्रुवीय तो अपन उसको तीन भी कह सकते हैं। गतिक जन्य में फिर चार पेटियां आ जाती हैं, दो उपोष्ण की और दो उपध्रुवीय की। आज हम क्या करेंगे, इन 7 पेटियों के बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे और फिर पढ़ेंगे इन पेटियों के बीच में कौन कौन सी किस किस टाइप की पवनें चलती है। तो वायुदाब एवं वायुदाब पेटियां, फिर पवन तंत्र, ये हमारा टॉपिक है। तो इस हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, अब अपन बात को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, इस जगह से। ठीक है, हमने ये पूरी बातें जो है वो समझी थी। आज हम क्या करेंगे, एक एक पेटी को लेंगे और उसको है वो एक एक पेटी को क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं भूमध्य रेखीय पेटी, जो कि आपके मोटे मोटे तौर पे 0 डिग्री के आसपास फैली हुई है। 5 डिग्री उत्तर में, 5 डिग्री आपके दक्षिण में। ठीक है, कल क्लास लगी थी, कैसे नहीं लगी? पिछली सारी क्लासेस जो है वो आपके यूट्यूब के ऊपर ज्योग्राफी नाम से जो फोल्डर बना हुआ है उसके ऊपर 8 क्लासेस है। आज 9वीं क्लास है हमारी। ठीक है, तो सभी की सभी क्लासेस पढ़ी है, आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देख लेना। जितनी भी क्लासेस है, जितनी भी क्लासेस है। आवाज़ कम आ रही है क्या? वैसे तो सही है आवाज़। ठीक है, जितनी भी क्लासेज है वो सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पढ़ी है। आज 9वीं क्लास है और एक क्लास और होगी, उसके बाद एक या दो क्लासेस वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, अब अपन बात को स्टार्ट कर रहे हैं एक एक पेटी के बारे में। सबसे पहले जो हम पेटी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भूमध्य रेखीय पेटी, और ये पेटी है आपके इस 0 डिग्री के आसपास। ठीक है, अब अपन एक एक को समझते हैं अच्छे से। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहली पेटी के बारे में। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्लोब बना देता हूँ। देखिए ऐसा है, अलग कलर से ले लेते हैं हम। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसके बीच की जो ये पेटी है इसे हम कहते हैं, ये लो प्रेशर की पेटी है विद्यार्थियों। और लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि
कल भी मैंने कहा था और आज भी मैं वापस कह रहा हूं कि यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत रहती है और लंबवत रहने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपको पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में ही कि तापमान जब अधिक होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? कारण सब स्पष्ट कर चुका हूँ। इस पेटी की क्या क्या खास बातें हैं? सबसे पहली चीज़, इस पेटी का विस्तार जो है वो दोनों गोलार्धों में है। पहली बात ध्यान रखना, 5 डिग्री के बीच में रहता है जनरली, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऋतुओं के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चला जाता है, तो 10 डिग्री तक मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार, पहली बात तो आप ये याद रखना कि दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है। ठीक है, एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात, इस पेटी से संबंधित आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस पेटी का निर्माण तापमान से हुआ है, इसलिए हम इसको तापजन्य पेटी कहते हैं। ठीक है, कौन सी पेटी है ये? तापजन्य पेटी है विद्यार्थियों। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मैंने कल आपको बताई थी कि इस पेटी के दोनों ओर यहाँ पे जो पवनें हैं वो पवनें कैसी चलती है? तापमान की अधिकता के कारण यहाँ पवनें जो है वो आपके हॉरिजॉन्टल चलती, क्षैतिज चलती है। और क्षैतिज चलने के कारण यूं कहिए कि यहाँ पर सॉरी, क्षैतिज नहीं चलती है, क्षैतिज नहीं चलती बल्कि ऊर्ध्वाधर चलती है। कैसी चलती है? ऊर्ध्वाधर चलती है। और इस कारण क्या है कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल शांत क्षेत्र है, और शांत क्षेत्र होने के कारण हम इस पूरे क्षेत्र को, पूरी पेटी को हम क्या कहते हैं? डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम का मतलब भी क्या होता है? शांत क्षेत्र। ठीक है, तो कोई पूछे कि डोलड्रम कहाँ है, किस पेटी में है, तो आप कहोगे डोलड्रम है आपके भूमध्य रेखा के पास में। और क्यों है? क्योंकि यहाँ हवाएं क्षैतिज न चल के ऊर्ध्वाधर रूप से चलती है। ठीक है, एक आपको यहाँ पे ये याद रखना है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है यहाँ पे इस पेटी के बारे में? इस पेटी के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पेटी है ये आपके निम्न वायुदाब की पेटी है। ये बात भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे ITCZ बनता है, ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोलते हैं जैसे अपन, अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। वैसे तो उसको अपन मानसून में अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन अभिसरण क्षेत्र थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये ITCZ होता क्या है। तो इससे संबंधित थोड़ा सा समझ लीजिए कि ITCZ जो है ये दोनों गोलार्धों में जब भी आपकी व्यापारिक पवनें यहाँ पे मिलती है तो ये एक लो प्रेशर का एरिया है, लो प्रेशर की एक पेटी है जो आपके अस्थिर रहती है। अस्थिर का मतलब क्या हुआ? जब भी आपकी उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां बढ़ती है तो वो आपके पेटी चली जाती है उत्तरी गोलार्ध में। जब दक्षिणी गोलार्ध गर्म होता है तब ये पेटी दक्षिणी गोलार्ध में आती है। भारत के अंदर जब मानसून आता है विद्यार्थियों, तो वो मानसून जो है वो इस ITCZ का बड़ी भूमिका होती है। जब आपकी मई जून के अंदर ITCZ उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, भारत के ऊपर प्रतिस्थापित हो जाता है, तब आपके मानसूनी पवनें भारत की तरफ आती है। ITCZ जो है वो मानसून का एक प्रकार से निर्धारक तत्व। तो ये लो प्रेशर की एक पेटी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप इसको समझिए। तो इस पूरी की पूरी क्षेत्र में हमें यह 4-5 बातें इस पेटी के संबंध में याद रखनी है। काफी महत्वपूर्ण पेटी है ये। अब बात आती है कि दूसरी पेटी कौन सी है। तो ये दोनों गोलार्धों में फैली हुई एक तापजन्य पेटी है ये पेटी। ठीक है, ये पेटी। अब आते हैं अपन दूसरी पेटी के ऊपर, भूमध्य सागरीय पेटी के, रेखीय पेटी के बाद में। ठीक है, इसका नाम तो अपन ने नहीं लिखा कहीं पे, समझ जाना, इसका नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, भूमध्य रेखीय पेटी। ठीक है, ये हो गई एक पेटी। अब आते हैं अपन दूसरी पेटी के ऊपर। अच्छा, इसको मैं मानचित्र पे दर्शाऊं तो ये पेटी है आपकी, अपन पढ़ रहे थे इस पेटी के बारे में यहाँ पे। ठीक है, इस पेटी के बारे में पढ़ रहे थे। अब अपन बात करते हैं दूसरी पेटी से संबंधित, जो भूमध्य रेखीय पेटी जो है, इसके उत्तर में भी है और इसके दक्षिण में भी है। तो हम बात करने जा रहे हैं कौन सी पेटी के संबंध में? इसके उत्तर में। यहाँ पे मैं 1 नंबर लगा लेता हूँ जो अपन ने पढ़ ली। अभी ये 2 नंबर और नीचे भी ये 2 नंबर। अभी हम पढ़ेंगे इस पेटी के बारे में, ये पेटी। फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरी पेटी के बारे में अपन बात करते हैं। अब ये 0 डिग्री वाली पेटी होगी, लेकिन अभी अपन 0 डिग्री वाली पे बात नहीं कर रहे। अभी हम बात करेंगे इससे जस्ट
उत्तर में पेटी आती है आपके यहाँ पे इस जगह पे, और इसके दक्षिण में भी इस जगह पे। अभी हम बात कर रहे हैं इस पेटी के बारे में, ठीक है। ये पेटी का विस्तार जो है वो करीबन करीबन आपके 30 से 35 डिग्री साउथ और 30 से 35 डिग्री नॉर्थ। देखो विद्यार्थियों, ऐसा है कि अगर कहीं पे भी कोई अलग अक्षांश मिल जाए तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऋतुओं के अनुसार ये ऊपर नीचे होती रहती है। कल मैंने परिचय करवाया था, आज अपन थोड़ा सा डिटेल से पढ़ रहे हैं दोनों के बारे में, एक एक के बारे में बात करेंगे। अब आते हैं इस पेटी के बारे में। इस पेटी का नाम क्या है? इस पेटी का नाम है आपके उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब की पेटी। कैसी पेटी है ये? उच्च वायुदाब की पेटी है, जैसे अपन कहेंगे हाई प्रेशर। उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब की पेटी, पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब की पेटी। अब क्लियर कट यहाँ पे दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि जब ये बापूजी आ गए, इनको हटाओ यहाँ से, ये क्या बोलते हैं उसको, ये माता पिता के संस्कार हैं इनके माँ बाप ने भेजा है इनको कि बेटा शहर जाओ, आराम से पढ़ाई करो, और दिन पूरा आप क्या करना, कमेंट करते रहना, पढ़ना मत, क्योंकि इसके पीछे कोई न कोई तो आदमी, रोबोट तो है नहीं। और वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो माता पिता की उम्मीदों के ऊपर है, वो उनकी जो उम्मीदों की ज्वाला है उसके ऊपर ये बाल्टी लेके खड़े हैं पानी डालने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब उपद्रवीय उपोषण पेटी जो है, यहाँ पे आप सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ तापमान बहुत अधिक रहता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे हाई प्रेशर की पेटी क्यों है? क्योंकि इस पेटी का तापमान से कोई संबंध नहीं है, तापमान से संबंध नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो फिर किससे संबंध है? अब वो संबंध ही मैं आपको समझाता हूं। इसका संबंध है आपके गतिक जन्य कह सकते हो, हम ये कह सकते हैं कि वायु का अवतलन। अवतलन का मतलब होता है वायु का नीचे बैठना, वायु का अवतलन, ठीक है। इन दो कारणों के चलते इस पेटी का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूं, इसको यहाँ मैप पे बताता हूं, इस मॉडल पे बताता हूं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इसमें, इस मैप के अंदर, इस चित्र के अंदर, ये देखिए, यहाँ से ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा उत्तर है। यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। अब इसको समझिए, आसान भाषा में मैं समझाता हूँ कि जब आपके 0 डिग्री से, मैंने कहा ना कि 0 डिग्री पे क्या होता है कि हवाएं जो है ये क्षैतिज न चलकर ऊपर की ओर उठती है, ऊर्ध्वाधर। अब देखिए, जब 0 डिग्री से पवनें ऊपर उठेगी तो पवनें ऊपर उठने के बाद में थोड़ी ऊपर जाएगी, फिर वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र ऊपर जाकर फिर पवनें बिखर जाती है। बिखरने के बाद सीधी नीचे नहीं बैठती, बल्कि थोड़ी सी साइडों में हो जाती है, साइडों में होकर वो नीचे बैठ जाती है। जैसे यूँ मानिए कि आप ऐसे मानिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 0 डिग्री के ऊपर, आप बैठे हो वहाँ पे उपोष्ण कटिबंध के ऊपर। अब मेरे तक जब हवाएं आई तो हवाएं ऊपर उठ गई गर्म होकर, और ये हवाएं घूम के आपके क्षेत्र में जाके वापस नीचे बैठ गई, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपके क्षेत्र में नीचे बैठ गई तब क्या होगा, देखो मेरे यहाँ से हवाएं उठी, ठीक है, और आप पे आकर बैठ गई, तो इसको हम क्या हुआ, जब आपके ऊपर हवाएं बैठ गई तो फिर क्या होगा कि आपसे वापस मेरी तरफ हवाएं आएगी, वापस ऊपर उठेगी, वायुमंडल से परिसंचरण करते हुए आपके ऊपर बैठ जाएगी, फिर धरातलीय संचरण करके मेरे पास आएगी, फिर आपके ऊपर जाएगी, वायुमंडलीय परिसंचरण करके आपके ऊपर बैठेगी, फिर धरातलीय संचरण करते हुए मेरे पास आएगी, फिर ऊपर उठेगी। इस हिसाब से ये एक प्रकार से सेल बन जाती है, जैसे अपन कहते हैं कोशिका। क्या बन जाती है? कोशिका। इसको यूं समझिए कि
यहां से पवन 0 डिग्री से ऊपर उठी और आपके 0 डिग्री से ऊपर उठकर बैठी कहां पे है, उपोष्ण कटिबंध के ऊपर बैठ गई और वापस धरातल से वापस चली है 0 डिग्री की ओर, फिर ऊपर उठी, ऊपर उठ के वापस इधर बैठ गई। तो इसके कारण ही यहाँ पे हाई प्रेशर है। हवाओं का नीचे बैठना क्या कहलाता है? हवाओं का नीचे बैठना आपके एक प्रकार से उच्च वायु दाब का कारण होता है। और विद्यार्थियों, ये जो सेल बनती है, यूं कहिए कि ये जो कोशिका बनेगी, जो आप ये देख रहे हो कि जिस तरह से हवाएं ऊपर उठी, वायुमंडलीय परिसंचरण किया और इसको आपके फिर वापस जब नीचे बैठ जाएगी तो हम उसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं एक प्रकार से सेल बोलते हैं। इसको आप यूं कह सकते हो कि इसको कोशिका बोल सकते हो हिंदी भाषा में। और ये कोशिका जो है इसे हम कहते हैं हैडली कोशिका। कौन सी कोशिका कहते हैं? हैडली कोशिका बोलते हैं इसको अपन, हैडली कोशिका। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछें कि हैडली कोशिका क्या होती है तो आप कहोगे कि 0 डिग्री से या भूमध्य रेखीय पेटी से जो पवन है ऊपर की ओर उठती है, ये पवन है आपके वायुमंडलीय परिसंचरण करके और उपोष्ण पेटी के ऊपर बैठ जाती है, फिर उपोष्ण से वापस 0 डिग्री की ओर आती है। तो वापस जब 0 डिग्री की ओर आती है तब अपन उसे व्यापारिक पवन बोलते हैं। इससे एक जो ये कोशिका बनती है इसे हम हैडली कोशिका कहते हैं। और ऐसी की ऐसी कोशिका फिर ऊपर भी बनेगी, इसे अपन फेरल कोशिका कहेंगे। ये फेरल कोशिका बनेगी, हैडली कोशिका बनेगी और आपके ध्रुवीय कोशिका बनेगी। मैं तीनों के बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अब आप समझिए, तो इस पेटी का निर्माण कैसे हुआ? इस पेटी का निर्माण हुआ किससे? हैडली कोशिका से। ठीक है, हैडली कोशिका क्या है? तब आप कहोगे हैडली कोशिका से संबंधित, हैडली ने खोज की थी इसलिए इसको हैडली कोशिका कहते हैं। हैडली कोशिका है क्या? बहुत ही सिंपल सी बात है। हैडली कोशिका में क्या होता है कि 0 डिग्री से जो पवनें ऊपर उठेगी, ये पवनें ऊपर उठेगी, ये परिसंचरण करते हुए नीचे बैठेगी 30 डिग्री के आसपास उपोष्ण पेटी के अंदर। मतलब ये हुआ कि यहाँ से पवन ऊपर उठेगी और आपके 30 डिग्री पे बैठ जाएगी, फिर पुनः 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर चलेगी व्यापारिक पवनों के रूप में, फिर ऊपर उठेगी, फिर नीचे बैठेगी। इस कोशिका को हम क्या कहते हैं? हैडली कोशिका बोलते हैं। और इसी 0 डिग्री से उठी हुई पवनों के बैठने के कारण ही यहाँ पे उच्च वायु दाब है वो निर्मित हो जाता है। इस बात का स्पेशली आप ध्यान रखना कि उच्च वायु दाब कैसे निर्मित होता है इस क्षेत्र में, तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि यहाँ पे वायु का अवतलन होता है। जहाँ से आपकी वायु ऊपर उठती है वहाँ से आपके बैठ जाती है, 0 डिग्री से ऊपर उठती है और 30 डिग्री के आसपास बैठ जाती है। ठीक है, तो ये कारण है इस उपोष्ण पेटी के निर्माण के पीछे का। एक चीज और यहाँ पे हमें विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि इस पेटी की खास बात क्या है? यहाँ पे हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर होने के कारण क्या होता है ना कि भार बढ़ जाता है। जैसे कोई नाव चल रही है, अब नाव जैसे चल रही है और उस नाव के ऊपर जैसे हवाएं बैठ रही होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, जब जैसे मान लो कि कोई नाव चल रही है, अब नाव के ऊपर हवाएं बैठ रही है, अब हवाएं बैठ रही है मतलब क्या हुआ कि वहां पे हाई प्रेशर है। अब नाव के ऊपर जब हवा आएगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, नाव का भार बढ़ जाता है, नाव चलानी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तब क्या होगा, तब आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे कि प्राचीन काल में, मध्य काल में क्या होता था कि लोग है वो जहाज से व्यापार करते थे, जहाजों से घोड़े लाते थे। और फिर क्या होता था कि जब भी आपके उस नाव के ऊपर वो उच्च वायु दाब होता था या इस पेटी में जब वो नाव आती थी तो फिर क्या होता था कि जैसी उस पेटी में वो आपके हाई प्रेशर की पेटी में नाव आती थी तो उस स्थान पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि नाविक को या तो नाव डूब जाएगी या उनको घोड़े गिराने पड़ते थे। घोड़े क्यों गिराने पड़ते थे? क्योंकि उच्च वायु दाब के कारण नाव चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए इस पेटी को हम क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश पेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश पेटी भी कहते हैं। अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है इसको। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे प्राचीन मध्यकाल में घोड़े है वो इस जगह गिरा दिए जाते थे। क्यों गिरा दिए जाते थे? क्योंकि गलती से कई बार ये इस पेटी में जहाज आ जाते थे और इस पेटी में आने के बाद जहाज़ों को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था, नाव को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए यहाँ पे जब भी आपके कोई भी नाव आती थी तो उसके ऊपर
उस हाई प्रेशर के कारण इनको घोड़े गिरा के अपनी नाव को बचा दिया जाता था, ये कंडीशन हो जाती थी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते थे, अश्व अक्षांश कहते हैं। अच्छा, इस पेटी का तापमान से संबंध नहीं, इसलिए हम इसको गतिकजन्य पेटी भी कहते हैं। ये हो गई दूसरी पेटी। अब हम, अच्छा, ये दोनों गोलार्धों में ऊपर भी है और आपके ये नीचे भी है। अब आते हैं अपन तीसरी पेटी के ऊपर, जिसे हम कहते हैं उपध्रुवीय पेटी। कौन सी? उपध्रुवीय पेटी। उपध्रुवीय पेटी का क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब उपध्रुवीय पेटी आएगी यहाँ पे, ऊपर चली जाती है यहाँ पे, जो कि दोनों गोलार्धों में उपोष्ण पेटी के ऊपरी भागों में आ जाती है। दोनों गोलार्धों में चली जाती है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए, इस पेटी को हम क्या कहते हैं? उपध्रुवीय पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपध्रुवीय पेटी बोलते हैं। और ये आपके करीबन करीबन 60 से 65 डिग्री नॉर्थ में भी रहती है और 60 से 65 डिग्री साउथ में भी ये पेटी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस पेटी की खास बातें क्या है। इस पेटी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, इस पेटी का निर्माण भी तापमान से संबंधित नहीं है। ठीक है, तापमान से संबंध नहीं। ठीक है, कैसे? देखिए विद्यार्थियों, ये है लो प्रेशर पेटी। कैसी है? लो प्रेशर पेटी है। और आपको पता है कि लो प्रेशर है, इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, अब जब टेम्परेचर हाई होगा तो आप समझ सकते हो इस स्थिति को कि उपध्रुवीय 60-65 डिग्री के आसपास साल में 8 से 10 महीने क्या होता है? ठंड होती है। और जब साल में 8-10 महीने ठंड हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आपके टेम्परेचर लो होता है, यहाँ हाई प्रेशर होना चाहिए, बल्कि यहाँ है क्या है? यहाँ पे आपके लो प्रेशर। इसलिए हम कहते हैं कि इस मतलब पेटी का तापमान से कोई संबंध नहीं है। इसको भी हम क्या कहते हैं? गतिकजन्य पेटी बोलते हैं। ठीक है, गतिकजन्य पेटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी एक और कारण है। इस पेटी का निर्माण हुआ कैसे? एक तो क्या हुआ कि यहाँ पे ऊपर गर्म जलधाराएं हैं, चाहे वो आपके नॉर्वे की जलधारा हो चाहे अलास्का की हो। ठीक है, नॉर्वे अलास्का जैसी क्या है? गर्म जलधाराएं है। और गर्म जलधाराओं के कारण यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, और इस कारण यहाँ पे क्या होता है? पवनें जो है वो ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करती है। और जब पवनें ऊपर की ओर उठती है तो यहाँ पे किस प्रकार का प्रेशर बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना है विद्यार्थियों, मैं अपन वापस यहाँ पे बात करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये हेडली कोशिका तो आपके समझ में आ गई होगी। अभी अपन थोड़ा सा फेरल कोशिका को भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस जगह से ये उपध्रुवीय पेटी है, अभी जो अपन पढ़ रहे थे ये पेटी है उपध्रुवीय पेटी। ठीक है, ये है आपके उपोष्ण पेटी, ये है 0 डिग्री वाली पेटी, भूमध्य रेखीय पेटी। यहाँ से उठी हुई पवनें, कहाँ से? उपध्रुवीय से उठी हुई पवनें कहाँ बैठती है? आधी बैठती है ध्रुवों पे और आधी बैठती है जाके उपोष्ण कटिबंध के ऊपर। और 0 डिग्री से उठी हुई पवनें आधी बैठती है उपोष्ण पे और इधर बैठती है वापस उपोष्ण के ऊपर। तो 60 डिग्री से उठी हुई पवनें, 60 डिग्री से उठी हुई पवनें आपके पुनः इस तरफ बैठती है। किस तरफ बैठती है? उपोष्ण के ऊपर आकर बैठती है और वापस एक प्रकार से पछुआ के रूप में इधर जाती है। अब पछुआ पवनों के रूप में जाती है और इधर ऊपर आपके ध्रुवों से, उपध्रुवों से ऊपर उठ के 30 डिग्री पर बैठती है, वापस उस तरफ पछुआ की तरफ जाती है। एक सेल्स यहाँ पे भी बन जाती है और इस सेल को हम क्या कहते हैं? इस सेल को हम कहते हैं फेरल कोशिका। क्या कहते हैं? फेरल कोशिका। तो ध्यान रखना, हेडली कोशिका कहाँ पे है और फेरल कोशिका कहाँ पे है। फेरल कोशिका कहाँ पे है? तो आप कहोगे कि उपध्रुवीय से उठी हुई पवनें, उपध्रुवीय से उठी हुई पवनें वापस कहाँ बैठती है? वापस बैठती है आपके 30 डिग्री के आसपास उपोष्ण पर बैठ जाती है। और ये एक कोशिका जो बन जाती है इसको हम क्या कहते हैं? फेरल कोशिका बोलते हैं। इस बात का भी अच्छे से याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये फेरल कोशिका वगैरह। ठीक है, तो ये है आपके कौन सी पेटी? उपध्रुवीय पेटी। तो उपध्रुवीय पेटी होगी। अब आते हैं अपन लास्ट पेटी के ऊपर। तो देखिए अपन ने कौन कौन सी देख ली। अपन ने 0 डिग्री भूमध्य रेखीय पेटी देख ली, हमने वो उपोष्ण देख ली और उपध्रुवीय देख ली। अब देखेंगे सबसे उत्तर में जो पेटी है ये पेटी कौन सी है? ये है आपकी ध्रुवीय पेटी। तो अब अपन पढ़ेंगे ध्रुवीय पेटी के बारे में। ठीक है, ध्रुवीय पेटी।
अगर इसको अपन मैप पे इसको सामान्य इस पे ले, ग्लोब पे ले, तो यहाँ पे आ जाएगी दोनों गोलार्धों में 90 डिग्री, 85 से 90 डिग्री नॉर्थ और 85 से 90 डिग्री साउथ। ठीक है, इस पेटी को हम कहते हैं ध्रुवीय पेटी। क्या कहते हैं? ध्रुवीय पेटी कहते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, यहाँ पे आपके हाई प्रेशर नहीं, तापमान जो है वो कैसा रहता है? बहुत ही कम रहता है, लो रहता है। और तापमान कम रहने के कारण यहाँ का जो प्रेशर है वो कैसा रहता है? हाई प्रेशर रहता है। तो ये हाई प्रेशर की पेटी है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। LP, फिर HP, फिर LP और फिर आपके HP, इस टाइप से ये पेटियां रहती है। ये हाई प्रेशर है और क्योंकि तापमान से सीधा संबंध है इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? तापजन्य पेटी भी कहते हैं। ठीक है, तापजन्य पेटी भी इसको अपन कहते हैं। और यहाँ से ध्रुवीय कोशिका भी बनती है। ध्रुवीय कोशिका कौन सी होती है? तब आप कहोगे ध्रुवीय कोशिका में जो उपध्रुव से पवनें उठी थी वो पवनें आपके घूम के और बैठ जाती है कहाँ पे? ध्रुवों के ऊपर आधी बैठती और आधी बैठती है उपोषण के ऊपर। तो यहाँ पे कौन सी कोशिका बनती है? ध्रुवीय कोशिका बनती है। ठीक है, ध्रुवीय कोशिका। तो ध्रुवीय कोशिका बनेगी, तापजन्य पेटी है और ये सारी बातें हो जाती है इसमें पेटियों में। तो विद्यार्थियों पेटियां पूरी हो गई, वायुदाब हो गया और वायुदाब से संबंधित जो जो पेटियां थी वो सारी हमने देख ली। ठीक है, तो देखिए ये ध्रुवीय पेटी पढ़ ली, ये उपध्रुवी पढ़ ली, ये हमने उपोष्ण पढ़ ली और ये हमने 0 डिग्री वाली या भूमध्य रेखीय पेटी पढ़ ली। ये चारों पेटियां अपन ने अभी देख ली। ठीक है, अब आगे देखिए। तो इन पेटियों को पढ़ने के बाद में अब हम आगे देखेंगे वायुदाब पेटियां क्लियर होने के बाद में अगला जो चैप्टर आता है हमारा वो सीधा आता है पवनों के बारे में। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने कर लिया, ये पॉइंट हमने कर लिया और अब आते हैं अपन लास्ट पॉइंट के ऊपर। लास्ट पॉइंट कौन सा है? पवनें कौन कौन सी, इन पेटियों के बीच में कौन कौन सी पवनें चलती है वो हम समझेंगे। सबसे पहले स्थायी पवनें देखेंगे और उसके बाद में सामयिक पवनें और उसके बाद में अस्थायी पवनें। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा कठिन टॉपिक है। कठिन नहीं है, ये 11th क्लास में है ऑलरेडी और 11वीं 12वीं तक का नॉलेज तो अपने को होना भी चाहिए। ठीक है, तो बहुत कठिन कुछ नहीं है। ठीक है, अगर अपन थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं कि अगर ढंग से देखते हैं तो दिक्कत आती नहीं है। दरअसल समस्या कब आती है? जब अपन फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, गाइड वगैरह पढ़ते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं करते ना, तब दिक्कत आती है। तो इसमें आप ये ना समझे कि बहुत कठिन है, बहुत सामान्य चीज़ें हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब अपन आते हैं सबसे पहले स्थायी पवनों के ऊपर। स्थायी पवनें कौन कौन सी है? ठीक है, तो सबसे पहले एक अपन मोटे तौर पर एक साथ सभी को समझ लेते हैं। देखिए ये ग्लोब हो गया और इसकी तीनों पेटियां मैं वापस बना देता हूं क्योंकि आपको पेटी समझनी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ये इनकी दिशाओं को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना क्योंकि दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब देखिए ये है LP मतलब लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर और ये कैसी है? हाई प्रेशर। ठीक है, वापस नीचे भी यही कंडीशन है, ये हाई प्रेशर, ये कैसी है? लो प्रेशर, ये कैसा है? आपके हाई प्रेशर। पेटियों के नाम आपको अच्छे से पता है कि ये कहलाती है भूमध्य रेखीय पेटी, ये कहलाती है उपोष्ण पेटी, ये कहलाती है उपध्रुवीय पेटी और ऊपर वाली कौन सी है? ध्रुवीय पेटी। ये अपन ने अभी सारी पेटियां समझ ली। और अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इन पेटियों के बीच में पवनों का प्रवाह होता है और ये पवनें हैं 3 टाइप की। ठीक है, एक होती है स्थायी पवनें जो साल भर चलती है, रास्ता फिक्स होता है, दिशा फिक्स होती है, सनमार्गी जिसे अपन कह सकते हैं। ठीक है, कुछ होती है अस्थायी पवनें, अस्थायी पवनों का आपके कोई फिक्स कुछ भी नहीं होता। और एक होती है सामयिक पवनें, अपन एक एक को देखेंगे। ठीक है, और आपको अच्छे से मैंने पहले कह दिया था कि सबसे पहली चीज़ ये कि जो आपके पेटियां हैं, इन पेटियों के बीच में जो पवनें चलेगी उनका दिशा वगैरह सारा का सारा फिक्स है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि इन पेटियों के बीच में जो हवाएं हैं, जो पवनें हैं वो चलती है और इन पवनों की दिशा हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, और ये जो दिशा आप अच्छी तरीके से विद्यार्थियों याद कर लेना, कई बार दिशा पूछ लेते हैं और ये दिशा हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब समझिए इस बात को। ये इनकी दिशा है। ठीक है,
पवनें हमेशा HP to LP चलेगी। इस बात को भी आप अच्छी तरीके से याद रखना। पवन कभी भी लो प्रेशर से हाई प्रेशर नहीं चलती, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। स्थानीय पवनें नहीं है, ये स्थायी पवनें हैं। ठीक है, ये क्या है? स्थायी पवनें हैं। अब देखिए, जो उपोषण कटिबंध से ध्रुव 0 डिग्री की ओर चल रही है, इन्हें हम कहते हैं व्यापारिक पवनें। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें। क्या कहते हैं? व्यापारिक पवनें कहते हैं। इनको कहा जाता है ट्रेड विंड। ट्रेड एक्चुअली में ये ट्रैक है और ट्रैक विंड कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ट्रेड विंड अगर पूछे व्यापारिक पवनें कहाँ से कहाँ की ओर चलती है, तो आप कहोगे उपोषण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय उच्च वायुदाब व निम्न वायुदाब पेटी की ओर। दूसरा है ऊपर, इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो पवन है उसे हम कहते हैं ध्रुवीय पवन, सॉरी पछुआ पवन। क्या कहलाती है? पछुआ पवन। ठीक है, ये पछुआ पवन हो गई। अब जो ये पछुआ पवन है, अगर ये पूछे कि ये कहाँ से कहाँ की ओर चलती है, तो आप कहोगे कि उपोषण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से आगे उपध्रुवीय पेटी की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? पछुआ पवन है। इधर भी होगी, ऊपर भी होगी, यहाँ पे भी है, सब जगह। अब जो ऊपर वाली पवन है, सबसे ऊपर, उन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय पवन। क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन। ठीक है, ध्रुवीय पवन। तो ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवनें कैसे चलती है? ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन। ये बातें नीचे भी लागू है, इसको भी हम कहते हैं पछुआ पवन, पछुआ कहते हैं, और इसको हम क्या यहाँ पे क्या कहते हैं? ध्रुवीय पवन। तो अब देखिए, अगर आपसे विद्यार्थियों पूछे कि पूरी पृथ्वी पर स्थायी पवनें कितनी, देखो स्थायी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साल भर चलती है। इनको सनमार्गी पवनें भी कहते हैं। सनमार्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका मार्ग फिक्स होता है। ये सनमार्गी भी कहलाती है, ये स्थायी पवनें भी कहलाती है। तो बहुत सारे इनके नाम हैं। ठीक है, अब ये जो नाम है इनके, ये जो पवनें हैं, इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये कि इन स्थायी पवनों और सनमार्गी पवनों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे ये 3 है टोटल। कितनी है? 3 है। व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और आपके ध्रुवीय पवन है। ठीक है, इतना आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए इनकी दिशा से संबंधित, देखो अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है, और ये है आपके वेस्ट, ये है आपके ईस्ट। ठीक है, और बीच की जो दिशा होगी ऐसे, अब नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ और ईस्ट को लिया, साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट को लिया साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट को लिया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट को लिया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, दिशाओं का ध्यान रखना। अब अपन आते हैं इनके ऊपर। एक चीज और ध्यान रखना विद्यार्थियों, पवनें कभी भी 90 डिग्री पे नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? इसका कारण होता है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। पवनें हमेशा एंगल लेगी। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था, पहले दिन ही कह दिया था आपको कि कॉरियोलिस बल क्या काम करता है और विक्षेपण बल क्या होता है, सारी चीजें क्लियर कर चुका था। फिर भी आगे मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में और बता दूंगा। पवनें जो है वो हमेशा इस प्रकार कभी नहीं चलती, ऐसे सीधी नहीं चलेगी। पवनें हमेशा कैसे चलेगी? पवनें चलेगी आपके जैसे मैंने ये बना रखा है, इस हिसाब से तिरछी चलती है, 45 डिग्री का एंगल ले लेती है। आप देख पा रहे होंगे पवन यहां से निकली, सीधी नहीं आई बल्कि तिरछी गई, ये भी तिरछी, ये भी तिरछी, सारी पवनें तिरछी चलती है। सवाल कैसे आते हैं? पहला सवाल ये बनता है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर व्यापारिक पवनों की दिशा होती है, तब आप कहोगे कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। फिर आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है, तब आप कहोगे कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। फिर आता है कि उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है, तब आप कहोगे कि दक्षिण
पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। वापस आता है पछुआ पवनों के संबंध में कि पछुआ पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में होती है, तब आप कहोगे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। फिर आता है ध्रुवीय पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है, तब आप कहोगे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। वापस आता है कि ध्रुवीय पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में होती है, तब आप कहोगे कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। मतलब ये हुआ कि आपको अच्छे से याद रखना है, ये दिशाएं कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो ये है हमारी स्थायी पवनें, ये व्यापारिक पवनें कहलाती है, और ये पछुआ पवनें कहलाती है यहाँ पे। और उसके ऊपर जो तीसरा नंबर है ये कहलाती है ध्रुवीय पवनें। ठीक है, अब देखिए, अब इन पवनों को अपन एक एक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं व्यापारिक पवनों को। कौन सी पवनों को? व्यापारिक पवनों को। ठीक है, व्यापारिक पवनों को। अब देखो ये शब्द बना है ट्रेड से नहीं बना, एक्चुअली ये ट्रैक से बना हुआ है। ट्रैक क्यों? इनका रास्ता हमेशा फिक्स होता है, तो जर्मन लोगों ने उसको ट्रैक बोला था, तो ट्रैक विंड थी। बाद में ये ट्रैक जो है ये अपभ्रंश होकर ट्रेड हो गया, और ट्रेड होने के बाद में ट्रेड का अनुवाद करके इन्होंने उसको व्यापारिक पवन नाम दे दिया। बाकी कोई लॉजिक नहीं है व्यापारिक पवन होगा, एक्चुअल में ट्रैक विंड है, बस ट्रैक से ट्रेड बना दिया हम लोगों ने, और फिर अनुवाद करके इसको व्यापारिक पवनें कर दी गई। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? पहली चीज इसमें आपको ये याद रखनी है व्यापारिक पवनों के अंदर कि ये जो है ये चलती है उपोष्ण कटिबंध हाई प्रेशर पेटी से भूमध्य सागर रेखीय लो प्रेशर पेटी की ओर चलती है। पहली चीज और चलती, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सीधी चल रही हो, एंगल लेगी 45 डिग्री का। एंगल क्यों लोगी उसको मैं आगे कारण बताता हूँ। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा मैंने पहले बता दी कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होगी और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होगी, ये आपको याद रखना है और अपनी कॉपी के अंदर बना देना है। तो ये याद रख लेना, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा जो होती है वो होती है भिन्न भिन्न। ठीक है, भिन्न भिन्न दिशा होती, क्या होती है वो अपन ने थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बात कर ली। उसके बाद तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो ये पवनें हैं, जो व्यापारिक पवन है, इन पवनों की सबसे खास बात क्या होती है कि ये पवनें एक प्रकार से रास्ता भी बदलती है। मानसून काल के अंदर इन पवनों की कंडीशन ये होती है कि मानसून काल में ये रास्ता बदल देती है, जैसे भारत के अंदर वगैरह के अंदर आती है ना, तो व्यापारिक पवनें बरसात का भी कारण बनती है। ठीक है, सनमार्गी कहते हैं, मैंने कहा ना आपको कि रास्ता इनका सेम होता है, इसलिए इनको सनमार्गी भी कहते हैं। अगर आप विश्व का मैप देख पाओगे, हमारे इसमें हमने लिया नहीं, चलो मैं इसको इसके साथ ही समझा देता हूँ। देखिए ये जो पवनें हैं इस हिसाब से देखिए, ये इस हिसाब से चल रही है, ये ऊपर इधर और इधर ऐसे, ठीक है ना, इस टाइप से। अब जो ये पवनें हैं ये आपके जो पवनें व्यापारिक पवनों की अपन बात कर रहे हैं, ये पवनें क्या करती है, जब ऊपर से इधर से निकलती है तो ये महाद्वीप जितने भी है, इन महाद्वीपों के इस साइड में, ठीक है ना, और ये कहिए कि ये इस साइड में टकरा जाती है, इधर टकरा जाती है, ठीक है ना। तो ये महाद्वीप जितने भी है, इन सारे महाद्वीपों को इफेक्ट करती है। ठीक है, और महाद्वीपों के किस साइड टकराती है मैं आपको एक एक के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अब जब ये पवनें स्थल से चलती है तो इनमें आर्द्रता का अभाव होता है। जब ये स्थल से प्रवाहित होती है तो आर्द्रता का अभाव होता है। आर्द्रता क्या होती है? पवनों में जल की मात्रा का अभाव होता है और वर्षा नहीं कर पाती। ठीक है, और ये पवनें जो है ये जनरली महाद्वीपों के पूर्वी भागों पे टकराती है। कहाँ पे टकराती है? पूर्वी भागों पे। महाद्वीपों के किस भागों पे टकराती है? महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर, पूर्वी भागों पर टकराती है। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, कुछ बारिश कर लेती है, लेकिन सफर करने के बाद में महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है वो आपके वहां तक पहुंचते पहुंचते इनमें कुछ भी शेष नहीं रहता, और पश्चिमी भागों में क्या होता है, वर्षा नहीं हो पाती, बिल्कुल शुष्कता आ जाती है।
और यही कारण होता है कि महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है वो आपके इन पवनों के चक्कर में वर्षात है वो प्राप्त नहीं कर पाता। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों की उत्पत्ति हो जाती है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में किसकी उत्पत्ति हो जाती है? मरुस्थलों की उत्पत्ति। अगर ये पवनें अगर वर्षात करती, अगर इनमें आर्द्रता होती तो फिर इसमें ऐसी स्थिति नहीं आती। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। देख लेना, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी सब कुछ क्लियर कर रखा है। अच्छा, एक चीज और, अब ये जो पवनें हैं, इन पवनों को आप देख पा रहे होंगे, ये पूर्व से निकली है। अब अपन उत्तर पूर्व कह रहे हैं उसको, पूर्व से निकलकर आगे की ओर बढ़ी है, दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ी है। ठीक है, तो पूर्व से निकली है ना, तो ईस्ट से निकली है, इसलिए हम उसको ईस्टर्लीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर्लीज भी कहते हैं। इन पवनों का नाम क्या है? ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज, इनको ईस्टर्लीज भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूर्व से निकलती है। ठीक है, और ईस्टर्लीज पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में बरसात नहीं कर पाती, इस कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में आपके मरुस्थल विकसित हो गए हैं, और ये आपकी एक प्रकार से हो गई। अच्छा, मानसून वाली बात हमने लिखी नहीं लिखी? तो ये मानसून काल में मानसूनी पवनों का रूप भी ले लेती है, मानसूनी पवनों का रूप भी ले लेती है। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो व्यापारिक पवन है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये याद रखनी है कि किस पेटी से किस पेटी की ओर चलती है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इनकी दिशा क्या होती है। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये आपके महाद्वीपों के किस भाग में बरसात नहीं करती और किस भाग में बरसात करती है। किस भाग में नहीं करती? पश्चिमी भाग में नहीं करती, और पूर्वी भागों में बरसात करती है। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना। ईस्टर्लीज कहते हैं, मानसूनी पवनों का भी काम कर लेती है। ठीक है, तो मानसून बन जाती है ये होगी कौन सी पवन है? व्यापारिक पवन है। दूसरी आएगी ध्रुवीय पवन है, सॉरी पछुआ पवन है, जिन्हें हम ईस्टर्लीज कहते हैं, वेस्टर्लीज सॉरी। ये वेस्ट से उत्पन्न होती है, इसलिए हम इसको पवनों को क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज भी इसको अपन बोलते हैं। इसमें क्या क्या याद रखना है? अब ये पवनें कहाँ से कहाँ की ओर है? वापस वही बात आ जाती है, ये पवनें आपके एक बच्चा पूछ रहा सर हिस्ट्री का क्या हुआ, वापस पढ़ो। पहले देखो, मैं अभी आजकल राजस्थान बोर्ड में लगा हुआ हूँ, राजस्थान बोर्ड का पाठ्यक्रम जो है रीड के अनुसार वो करवाऊंगा, उसके बाद एनसीईआरटी करवाऊंगा। वैसे भी एनसीईआरटी आप देखते तो हो नहीं, तो करवाने का कोई सेंस भी नहीं है। इतना सारा परेशान होते हैं और लास्ट में आप लोग इतना उसको रिस्पॉन्स नहीं करते जितना हम चाहते हैं। तो ठीक है, उसके हिसाब से करते रहेंगे। पछुआ पवनें कहाँ से कहाँ की ओर चलती है? तो आप कहोगे उपोषण पेटी उच्च वायु दाब की है, वहां से उपध्रुवीय की ओर चलती है। ठीक है, उपोषण से उपध्रुवीय की ओर। देखिए, अगर समझ में नहीं आया है तो ये देख लो, पछुआ पवनें ये है उपोषण पेटी और ये है उपध्रुवीय। तो ये चल रही है उपोषण से उपध्रुवीय की ओर, इधर भी चल रही है और इधर भी चल रही है। ठीक है, तो दोनों गोलार्धों में उपोषण पेटी से उपध्रुवीय पेटी की ओर चलने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज बोलते हैं। वेस्टर्लीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वेस्ट दिशा से एक प्रकार से निकल रही है, पहली चीज। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो पवनें हैं दोनों गोलार्धों में है, और इनकी दिशा आप अच्छे से देख लेना कि उत्तरी गोलार्ध में दिशा हो जाएगी आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा होगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, ये इसकी दिशाएं हैं, देख लेना। ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और इधर है आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। आराम से इसको आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो दिशाएं मैंने बता दी, आप इसको आप दिशाएं भिन्न भिन्न लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इनकी मैक्सिमम पॉइंट क्या है ना, ये पछुआ पवनें महासागरों से ज्यादा गुजरती है, वो महाद्वीपों से गुजर रही थी व्यापारिक पवनें, ये उत्तरी गोलार्ध में महासागरों से ज्यादा गुजर रही है, उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो इनकी आर्द्रता जो है वो ज्यादा होती है उसकी तुलना में। किसकी तुलना में? व्यापारिक पवनों की तुलना में आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, आर्द्रता अधिक होती है। और खास बात क्या है, ये आपके महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में बरसात करती है। तो ये पवनें जहां कहीं भी महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्षा करती है,
भागों में वर्षा करती है। और आपने देखा होगा कि जो व्यापारिक पवनें थी वो आपके कहाँ पे बरसात कर रही थी, पूर्वी भागों में, और महाद्वीप के पश्चिम भाग शुष्क ही रह रहे थे। जबकि ये क्या कर रही है, ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में बरसात कर रही है। जैसे अपन ने जब सदाबहार ब्रिटिश तुल्य वनस्पति पढ़ी थी तो मैंने उस समय आपको कहा था कि जो ब्रिटिश तुल्य वनस्पति है वहाँ पे यूरोप के अंदर बारिश होती है साल भर। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पछुआ पवनें टकराती है, महाद्वीपों का पश्चिमी किनारा है, और पछुआ पवनों की वजह से वहाँ पे बरसात बहुत होती है। ठीक है, एक बात इसकी ये ध्यान रखना। अच्छा, इसकी एक चीज़ और भी ध्यान रखना। देखो, दक्षिणी गोलार्ध जो है, आप इसको यूं समझिए कि ये पॉइंट समझिए, यहाँ पे आ जाओ। देखिए ये पवन है यहाँ पे वेस्टर्लीज, देखो यहाँ पे टकरा रही है, ये यूरोप का पश्चिमी भाग। ठीक है ना, नीचे जाते हैं तो ये भी आपके इधर भी, तो कहने का मतलब ये पश्चिमी भागों के टकराती। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ये वेस्टर्लीज जब आपके दक्षिणी गोलार्ध में चलती है तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई स्थल नहीं है, और स्थल नहीं है तो घर्षण नहीं होगा, और घर्षण नहीं होता है तो वायु बहुत तेज गति से चलती है। ध्यान रखना विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो घर्षण होता है, घर्षण का क्या मतलब हुआ, जितना भी आपकी उबड़ खाबड़ क्षेत्र होंगे, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो गए, या आप यूं कहिए कि जितने भी पहाड़ वगैरह है ना, ये पहाड़ है, स्थल आकृतियां जितनी भी हैं, इन सारी आकृतियों की वजह से क्या होता है, ये जितनी अधिक होगी पवन की गति है वो कम हो जाती है, या पवनों की गति सामान्य रहती है, गति कम हो जाती है, सामान्य रहती है। अगर ये सब चीज़ें अनुपस्थित हैं, बिल्कुल फ्लैट पड़ा है, तो फिर क्या होगा, फिर इनकी गति अधिक हो जाएगी। अगर मामला पूरा समतल है तो इन पवनों की गति अधिक हो जाएगी। कोई भी पवन हो, आपको ही पता है, जैसे मान लो मेरे से आपकी और अगर पवनें आती है और बीच में कोई भी स्थल आकृति नहीं हो तो डेफिनेटली क्या होगा, आपकी पवनें तेज गति से आएगी, और अगर बीच में कोई पहाड़ पठार वगैरह है तो फिर आपके पवनों की गति कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या मामला बैठता है, अब पछुआ पवनें जब दक्षिणी गोलार्ध में चलती है तो दक्षिणी गोलार्ध में मोस्टली जलीय क्षेत्र से चलती है, और इस कारण इनकी गति बहुत तेज होती है। गति कैसी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में तेज होती है, इस वजह से इसके कई सारे नाम दिए गए हैं। ठीक है ना, 40 डिग्री से 30 से 40 डिग्री जब चलती है तो उसे अपन एक प्रकार से चीखता चालीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, चीखता चालीसा कहते हैं। और 40 से 50 डिग्री के बीच में इसको प्रचंड पचासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रचंड पचासा। और 50 से 60 के बीच में इसको चीखता साठा बोलते हैं इसको, चीखता साठा। और 40 डिग्री का बोलते हैं इसको गर्जता चालीसा, गर्जता चालीसा। ये सारे रोरिंग 40s, ये सारे के सारे जो है वो आपके इसके नाम है पछुआ पवनों के दक्षिणी गोलार्ध में। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। कई बार पूछते हैं कि गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा इत्यादि क्या है, तब आप कहोगे ये आपके पछुआ पवनें हैं जो कि दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इनके ऐसे नाम नहीं है, ऐसे नाम कहाँ पे है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्यों, क्योंकि वहाँ स्थलखंड नहीं है, और स्थलखंड नहीं होने के कारण वहाँ पे हवाएं बहुत तेज गति से चलती है। ठीक है, तो पछुआ पवनें कहाँ बरसात करती है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में बरसात करती है। ठीक है, आर्द्रता युक्त होती है, महासागरों से चलती है, अधिकांश दिशाएं मैंने बता दी, और कहाँ से कहाँ की ओर चलती है ये भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो ये हो गई पछुआ पवनें, और ये हो गई व्यापारिक पवनें। और अब आते हैं लास्ट में कौन सी पवन है, ध्रुवीय पवनों पे। कौन सी पवन है, ध्रुवीय पवन है। अब देखिए ध्रुवीय पवनों की अगर अपन बात करें तो अपन इसको मैप से देख लेते हैं इसमें कि ध्रुवीय पवनें कहाँ से कहाँ की ओर है। तो ध्रुवीय पवनों की दिशा जो है वो आपके इस साइड में आप देख पा रहे होंगे, जो आपके कौन सी, ध्रुवीय पेटी से उप ध्रुवीय पेटी की ओर चलने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवनें बोलते हैं। और ये ध्रुवीय पवनें भी उसी प्रकार से दोनों गोलार्धों में होती है। ठीक है, दोनों गोलार्धों में ये पवनें होती है। ठीक है, तो अभी अपने को इसको लिख लेना चाहिए क्योंकि लिखने से ही फायदा है, और आप इसको अच्छी तरीके से लिख लेना ताकि किसी भी प्रकार का हमारे को एक प्रकार से समस्या ना आए। क्योंकि अगर इसको याद नहीं करोगे
तो दिक्कत आएगी। देखो इसकी थोड़ी सी दिशा है ना, अपन ने गड़बड़ कर दी है, इसकी दिशा इस हिसाब से होगी, सॉरी ये ऐसे होती है, सॉरी हमने दिशा थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। अब दिशा इसकी ठीक है, ठीक है, अब दिशा इसकी ठीक हो गई है। तो ये बिल्कुल ध्रुवीय पवनों की भांति ही इसकी ध्रुवीय दिशाओं और जो व्यापारिक पवनों की दिशा है ये बिल्कुल आपके एक प्रकार से परफेक्ट है। हाँ मैं समझ गया, मैंने दिशा गलत बना दी थी, अभी इसकी दिशा बिल्कुल सही है। तो ध्रुवीय पवन उत्तरी गोलार्ध में जो चलेगी वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेगी, ठीक है, ये बात वापस करेक्ट कर लेना इसको अभी, ठीक है। अपन इसको लिख लेते हैं आगे यहाँ पे। ध्रुवीय पवनों की जो दिशा होगी, पहली तो कि चलती कहाँ से कहाँ और है, तो हम कहेंगे कि ध्रुवीय पेटी से ले शुरू होती है और उपध्रुवीय की ओर चलती है। दिशा कैसे होगी, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसकी दिशा होगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी दिशा कैसे होगी, तब आप कहोगे सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी दिशा होगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आप देख सकते हो ये, ठीक है, दक्षिण पूर्व से साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब बिल्कुल सही चल रही है। तो ये हो गया मामला इसकी दिशा का। तो देखिए दिशा हो गई, ठीक है, ध्रुवीय दिशा हो गई, बच्चों ने याद करवा दिया नहीं तो गलत हो जाता। ध्रुवीय दिशा के बाद देखिए ये पवनें जो है ये आपके ब्लिजार्ड यूं का ये ठंडी पवनों के रूप में चलती है, ठंडी पवनें हैं कंप्लीटली, और इन्हें हम है वो पोलर ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। ध्रुवीय और ईस्टर्लीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि व्यापारिक को भी हम ईस्टर्लीज बोल रहे थे, व्यापारिक पवनों को क्या कह रहे थे, ईस्टर्लीज। इनकी दिशा और ध्रुवीय पवनों की दिशा सेम होती है और इसलिए हम उसको पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं, पोलर यानी ध्रुवीय, तो पोलर ईस्टर्लीज भी कहेंगे हम इसको, ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और ये भी महाद्वीपों के किस साइड में आपके बरसात करवाएगी, लेकिन ये ठंडी होती तो बरसात करवाने में सहायक इतनी हो नहीं पाती, ठीक है। तो ये थी हमारे कौन सी पवन, ये पवन थी हमारे ध्रुवीय पवन। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो ध्रुवीय पवन है, ये ध्रुवीय पवन है व पछुआ पवन है, इनका मिलन आपके शीतोष्ण चक्रवात का कारण बनता है। ये चक्रवात में हम समझेंगे आगे कि जब भी चक्रवात पढ़ेंगे ना, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात और उष्ण कटिबंध के चक्रवात, तब हम पढ़ेंगे कि आपके इन ध्रुवीय पवनों के और शीतोष्ण नीचे वाली जो पवन है पछुआ पवन है, इनके टकराने के कारण क्या होता है, इनके टकराने के कारण आपके एक प्रकार से चक्रवात बनेंगे, साइक्लोन बनेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी कौन सी पवन है, स्थायी पवन है। व्यापारिक हो गई, देखो ये व्यापारिक हो गई, ये आपके पछुआ हो गई, और ये आपकी ध्रुवीय हो गई, और ये इसका एक मानचित्र हो गया, ठीक है। तो अब देखो हमने ये पवनें पढ़ ली। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इन पवनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो भी हम यहाँ पे थोड़े से देख लेते हैं कि इन पवनों को प्रभावित कौन करता है। देखो पवनों को एक तो प्रभावित करता है दाब की प्रवणता। कौन प्रभावित करता है, दाब प्रवणता, कल हमने बात करी थी समदाब रेखाओं की वगैरह की। दूसरा इसको प्रभावित करता है घर्षण, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात करी, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से आपको कहा था कि जो घर्षण है ये इनको पवनों को प्रभावित करता है। कैसे, जहाँ घर्षण अधिक होता है वहाँ पवनों की गति कम हो जाती है, और समुद्र जैसे सागरों जैसे क्षेत्रों में क्या होता है, घर्षण होता नहीं, पवनें तेज गति से चलती है, और इसी कारण आपने अभी नाम सुने होंगे गर्जता चालीसा वगैरह, तो वो सारी चीजें आ जाती है। तीसरा जो प्रभावित करता है वो करता है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की कौन सी गति, घूर्णन गति, विक्षेपण बल हम कह सकते हैं, ठीक है, कौन सा बल, विक्षेपण बल कह सकते हैं। और ये बल क्या करता है, ये बल आपके पवनों को यूं कहिए कि जैसे जैसे अब ये क्या कहते हैं, ये यूं कह रहे थे कि जो पवनें हैं ये अपने मूल उद्गम स्थल के 90 डिग्री न चलकर और एक टर्न ले लेती है, एक एंगल ले लेती है, 45 डिग्री का एंगल ले लेती है। कोरियोलिस ने ये रूल्स दिया था, इसलिए इसको अपन कोरियोलिस
बल के नाम से भी जानते हैं। और कॉरियोलिस ने क्या कहा था, बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि जब भी पवन कोई निकलेगी तो वो आपके उत्तरी गोलार्ध के अंदर, जब भी कोई पवन निकलेगी तो आपके राइट हैंड को मुड़ जाएगी। और राइट हैंड का मतलब क्या, जैसे आप यहाँ खड़े हो तो आपका राइट हैंड कौन सा होगा, ये होगा, ऐसे मुड़ जाएगी। ये पवन ऐसे मुड़ जाएगी उत्तरी गोलार्ध के अंदर, चाहे वो आपके ध्रुवीय पवन हो। और अब जो पवन उधर चल रही है ऊपर, पछुआ पवन है, अगर आप अपना मुंह ध्रुवों की ओर खड़े होकर देखोगे तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगर आप अपना मुंह इधर 0 डिग्री की ओर करके देखोगे तो आपके ये राइट साइड हो जाएगी। और ये बात इन्होंने ये कही थी, कॉरियोलिस ने कही थी, क्या कही थी, क्या कहा था इन्होंने कि जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है यहाँ पवन राइट टर्न लेगी, और जो सदर्न हेमिस्फेयर यहाँ पवन लेफ्ट टर्न लेगी। बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत कुछ नहीं। यहाँ लेफ्ट टर्न कैसे लेगी, देखिए ये ले लिया इस साइड में, ठीक है। अब अगर आप यहाँ खड़े और अपना मुंह अगर इस 0 डिग्री की तरफ है तो देखिए बिल्कुल लेफ्ट टर्न है। अगर आप इस साइड खड़े और आपका मुंह ध्रुवों की तरफ है तो ये देखिए इस साइड आपका लेफ्ट टर्न हो जाएगा। तो ये बात किसकी थी, ये बात थी हमारे कॉरियोलिस ने बोली थी कि नॉर्थ में जो पवन है ये राइट टर्न लेती है, और सदर साउथ में ये पवन कैसा लेती है, लेफ्ट टर्न लेती है। ये बात कॉरियोलिस ने कही थी। और उसके बाद में, ये करीबन 1840-45 के आसपास की बात है, उसके बाद में आया फेरल का नियम। फेरल ने भी यही बात रिपीट की थी, उन्होंने भी यही बात बताई थी कॉरियोलिस वाली, थोड़ा सा चेंजेस था। एक आते हैं 22 बेलेट का नियम, इन्होंने भी यही कुछ बताया था। इन्होंने ये कहा था कि जब भी पवन है उत्तरी गोलार्ध के अंदर, 22 बेलेट का नियम, 22 बेलेट का नियम भी आया था। और ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि जब उत्तरी गोलार्ध के अंदर जब पवनें चलती है तो उन्होंने कहा था कि पवनों के बाईं तरफ निम्न वायुदाब होता है और दाईं तरफ है वो उच्च वायुदाब होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रभाव पड़ते हैं पवनों की दिशा को चेंज करने की, गति के, ठीक है। तो क्या क्या था ये मैंने क्लियर कर लिया। अभी ये सारी बातें हो गई क्लियर। अब हम आएंगे समीर के ऊपर, और समीर क्या है ये समझेंगे। जेट पवन है और मानसून कभी अलग मौका मिला तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको समीर बता दूंगा। और अस्थायी पवन विद्यार्थियों, आप अपनी किताब में खुद ही देख लेना, आप वहाँ पे चिनूक, फान वगैरह, लू वगैरह, ये सारी पवनें देखोगे, वहाँ आपको सारी पवनें मिल जाएगी। तो अस्थायी पवनें आप खुद याद कर लेना, और सामयिक पवनों में मैं आपको समीर समझा देता हूँ। और ये मानसून चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उस समय ये चैप्टर अपने आप ही आ जाएगा इसमें, ठीक है। समीर शेष बचा है, जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, समीर को भी पढ़ेंगे और साथ साथ में चक्रवात को भी हम पढ़ने वाले हैं। तो मे बी कल की जो क्लास होगी वो पवन तंत्र चक्रवात की लास्ट क्लास होगी, और उसके बाद में फिर आगे अपन तय करेंगे क्या करना है, ठीक है। धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नहीं, लू स्थाई नहीं है, लू अस्थाई है। और स्थाई 3 पवन नहीं है, व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है और ध्रुवीय पवन है। ये तीनों जो नाम लिखे हुए यही स्थाई है, बाकी सारी की सारी कैसी है, अस्थाई पवन है। चलो चलते हैं फिर, आप मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।